हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता क्या है? सबसे पहले ये जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है। बेसिकली इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बताएं तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जैसे कि कोई भी बॉन्ड है, कोई भी ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, वो जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का मतलब है बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन। अब जो वो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ए की तरफ होगा या बी की तरफ होगा। यही जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के बारे में। अब इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स जो होता है उसमें जो एक इफ़ेक्ट होता है वो होता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो होता है ये क्या होता है? इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो होता है ये यहाँ पे होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो होता है यहाँ होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। जैसे अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड जो होता है जैसे कार्बन और कार्बन की बात हम करते हैं तो उसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है उस सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इसमें जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये होता है एक परमानेंट इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो होता है एक परमानेंट इफेक्ट होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? ये होता है एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये ए और बी के बीच में बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का बेसिकली मतलब हो गया कि एक बॉन्ड के बनने में दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हुई है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन या तो इसकी तरफ शिफ्ट कर सकता है या ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर सकता है। इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। और ये जो शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ये कहाँ होती है? थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होती है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन का चेन है। हमारे पास कार्बन का एक चेन है और इस चेन के साथ कोई भी ग्रुप लगा हुआ है Z। अब ये Z जो ग्रुप लगा हुआ है इस Z का नेचर हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। ये Z जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यही कार्बन का चेन है और इसके साथ जो ये Z ग्रुप लगा हुआ है ये Z का नेचर हो सकता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का नेचर हो सकता है। ये Z जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो या हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो। जब वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये Z जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो ये इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? कार्बन चेन जो है, ये वाली जो कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन चेन है ये कार्बन चेन में ये Z जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे Z बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन में बढ़ेगी तो क्या होगा? इस पे कार्बन पे डेल्टा माइनस आएगा, यानी कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। पार्शियली नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है कि उस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो डेल्टा माइनस बढ़ेगा और हम ये कह सकते हैं कि ये Z वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जो सबसे नज़दीक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना जो है यानी कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अगर दिखाएं
जब ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन पे जो कार्बन सबसे नज़दीक है उस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ेगी, उससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, उससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इसका इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जब ये Z इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, जब ये Z जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी। जब कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी तो वहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस चार्ज, और डेल्टा प्लस चार्ज का मतलब है कि कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हुई, और कमी हुई तो डेल्टा प्लस, और डेल्टा प्लस वहाँ सबसे ज़्यादा होगा जहाँ कमी सबसे ज़्यादा होगी। और ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जो सबसे नज़दीक होगा कमी सबसे ज़्यादा वहाँ होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा प्लस सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे, उससे कम डेल्टा प्लस यहाँ पे, उससे कम डेल्टा प्लस यहाँ पे, उससे कम डेल्टा प्लस यहाँ, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इफ़ेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब हम क्या कह सकते हैं, एक और केस हम ये बना सकते हैं कि ये Z कब इलेक्ट्रॉन देगा और ये Z कब इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब Z का नेचर कैसा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और Z का नेचर कैसा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि Z इलेक्ट्रॉन तब देगा, ये तब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा जब Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम हो। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जब Z का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बन चेन है वो Z से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और यहाँ पे Z का नेचर कैसा होगा, यहाँ पे Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होगी। यहाँ पे भी बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि Z जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो अब ये Z जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये दो तरह का ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये जो दो तरह का ग्रुप हुआ तो इससे क्या हुआ, इस ग्रुप के लगने से ये Z का नेचर चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था चाहे Z का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, इस ग्रुप के लगने से कार्बन चेन में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो इफेक्ट्स क्रिएट हुआ, इसी इफेक्ट को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चाहे कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन में घटी, ये जो इफेक्ट हुआ यही इफेक्ट कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट होता है ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये इफेक्ट जो है वो घटता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ये इफेक्ट, इसलिए इसको कहते हैं हम डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट है ये एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट इसलिए है क्योंकि इस तरह के इफेक्ट को शो करने के लिए किसी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स दिया गया है उसी में ये इफेक्ट शो होता है, कोई एक्स्ट्रा रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको हम कहते हैं परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जैसा कि अभी हम देखें कि Z का नेचर जो था वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा था या फिर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा था। अब इसके बेस पे हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, और वो दो पार्ट्स क्या होगा, वो दो पार्ट्स हो जाएगा, एक when Z is इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब Z का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे EDG या ERG।
EDG का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ERG का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दोनों का मतलब सेम ही है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा व्हेन Z इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जब Z इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसको हम बोलेंगे EWG। ये EWG और ERG, इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। जब कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जब कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक हो गया पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा हो गया नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इसको हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इसको हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। ये जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इसको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो पार्ट्स में क्लासीफाई हो गया। पहला हो गया पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा हो गया नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास हो गया। एक इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें EDG या ERG ग्रुप होगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। कहाँ पे, कार्बन चेन में। और कैसे, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है। और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब हुआ कि ये ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। कैसे घटाएगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है। जब ये बढ़ाएगा तो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब है डेल्टा माइनस बढ़ेगा। और जब ये रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, मतलब डेल्टा प्लस इंक्रीज होगा। डेल्टा प्लस के इंक्रीज होने का मतलब है कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हुई और कमी जो होगी वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगी, ये भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगी। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे हम, ये तो हो गया कि प्लस आई माइनस आई दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट होता है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है क्या उसमें हम डिफरेंट ग्रुप को लगाएंगे तो वो डिफरेंट तरह का इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो अब जैसे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला डिफरेंट ग्रुप होगा तो उसमें क्या होगा कि दो अलग अलग ग्रुप को जैसे हम कंसिडर करते हैं, जैसे एक हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, एक हम कंसिडर कर लेते हैं कार्बन CH2 माइनस और एक जगह पे हम कंसिडर करते हैं O माइनस। एक हो गया CH2 माइनस, एक O माइनस। ये दो अलग अलग ग्रुप है। हो सकता है ये डोनेटिंग ग्रुप हो या विथड्रॉइंग ग्रुप हो, अभी हमें इसके बारे में नहीं पता। तो ये हो सकता है कि डोनेटिंग हो या विथड्रॉइंग हो, बट यहाँ पे क्या है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं चाहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो ये हो गया डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि ये आएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की कैटेगरी में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हम दोनों को इक्वल मानेंगे कि दोनों इक्वल टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन देगा, इक्वल इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं, दोनों की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इक्वल नहीं होगी। जब दोनों की टेंडेंसी इक्वल नहीं होगी तो हमें यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप का एक ऑर्डर लगाना होगा कि ये ऑर्डर जो होगा उसमें कुछ ग्रुप हो सकता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और कुछ ग्रुप हो सकता है जो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होगा वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो उसके बेस पे हम एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर बनाते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए हम बनाते हैं ऑर्डर।
तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इस कैटेगरी में सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि एक कार्बन पे नेगेटिव हो सकता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो सकता है या नाइट्रोजन पे नेगेटिव हो सकता है। तो इस तीनों नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव का मतलब ही हो गया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, जब इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो अब इस तीनों में से कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? तो इसका रीज़न है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से देना चाहेगा। तो अगर हम इस तीनों को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे ऑर्डर होगा CH2 माइनस, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। CH2 के बाद क्या आ जाएगा? NH माइनस, ये इसके बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और NH माइनस के बाद ऑर्डर में आएगा O माइनस, ये हो गया नेगेटिव चार्ज वाले का ऑर्डर। अब इसके बाद ऑर्डर में क्या आएगा? इसके बाद ऑर्डर में आएगा 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, इसके बाद फिर आएगा 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर आएगा 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप का मतलब हो गया 3 डिग्री वाले में नंबर ऑफ CH3, नंबर ऑफ अल्काइल पार्ट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ अल्काइल ब्रांच ज़्यादा है। जब नंबर ऑफ अल्काइल ब्रांच ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो इसको हम ज़्यादा पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद 2 डिग्री 1 डिग्री, और 1 डिग्री के बाद इस कैटेगरी में जो हम रखेंगे उसके बाद वो क्या होगा? वो होगा CT3, क्योंकि ट्राइटियम जो होता है वो ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ट्राइटियम के बाद हम रखेंगे यहाँ पे CD3 को, फिर रखेंगे हम CH3 को, और इसके बाद फिर हम सिंपल ऑर्डर लगा सकते हैं ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो ये जो ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया प्लस आई इफेक्ट का, यानी कि इधर से इधर जब हम चलेंगे तो प्लस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया CH2 माइनस, फिर NH माइनस, फिर O माइनस। तो ये जो ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। अब हम एक ऑर्डर तैयार करते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस आई इफेक्ट का। अब माइनस आई इफेक्ट का अगर हम ऑर्डर तैयार करें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग कैपेसिटी जो होगी, विड्रॉइंग टेंडेंसी जो सबसे ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा तब होगी जब किसी भी स्पीसीज़ के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए। क्योंकि प्लस चार्ज का मतलब हो गया कि अब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा तो वो अच्छा विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा। तो अब हम प्लस चार्ज वाले में भी 3 कैटेगरी बना सकते हैं। हो सकता है वो प्लस चार्ज जो होगा वो ऑक्सीजन के ऊपर हो, या नाइट्रोजन के ऊपर हो, या कार्बन के ऊपर हो। तो अब हम सबसे आगे किसको रखेंगे? अब हम सबसे आगे रखेंगे O प्लस वाले को। O प्लस को सबसे आगे क्यों रखेंगे? क्योंकि एक तो इस पर प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और दूसरा रीज़न क्या होगा? दूसरा रीज़न ये होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो ओवरऑल खींचने की टेंडेंसी यानी विड्रॉ करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? O प्लस की। तो इस चीज़ को हम रखेंगे सबसे आगे। तो यहाँ पे हम क्या ऑर्डर लगा सकते हैं? हम यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं OR2 प्लस, NR3 प्लस, Cr2 प्लस। ये हो गया, ये तो हो गया प्लस चार्ज वाले का ऑर्डर। अब प्लस चार्ज वाले के बाद जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो क्या करेगा? ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा वो करेगा NO2। NO2 के बाद क्या करेगा? साइनाइड। साइनाइड के बाद अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के बाद कीटोन। कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कौन अच्छा विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा? वो करेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद OH, NH2। ये हो गया। ये ऑर्डर के बाद हम यहाँ पे लास्ट में ऑर्डर में कुछ और चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल बॉन्ड्स वाला, मल्टीपल बॉन्ड्स जिसमें सेम के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो। एग्जांपल C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर बेंजीन रिंग, इसके बाद लास्ट में CH डबल बॉन्ड CH2।
तो ये जो ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, यानी -I इफेक्ट का, और ये जो ऑर्डर हुआ, ये ऑर्डर हुआ +I इफेक्ट का। तो यहाँ पे हमने दोनों का ऑर्डर देख लिया, हमने दोनों के बारे में जान लिया कि क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है या घटाता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब ये ऑर्डर हो गया, अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन पार्ट। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जैसा कि हमें पता होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हम सब कोई पढ़ लेते हैं, बट जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एप्लीकेशन पार्ट। क्योंकि पढ़ना आसान होता है, हम पढ़ लेते हैं, बट ये जो पढ़े इंडक्टिव इफेक्ट, हम जो ऑर्डर लगाए, उस ऑर्डर का यूज़ क्या है, वो ऑर्डर कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका क्या यूज़ होगा, ये कहाँ पे वैलिड होगा, सब कुछ हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में पहला एप्लीकेशन जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन का पहला एप्लीकेशन है। कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है? कार्बोकैटायन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। अब ये कार्बन जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है। ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब ये R जो होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? तो देखो, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जो हो गया, इस पे प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ? प्लस चार्ज का मतलब हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कोई ऐसा ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी +I इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा -I इफेक्ट के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी तब इंक्रीज होगी जब +I इफेक्ट इंक्रीज होगा। यानी +I इफेक्ट जब बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी जो है वो घटेगी अगर -I इफेक्ट बढ़ेगा। अगर +I इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, मतलब +I इफेक्ट का बढ़ना चाहिए, +I इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर -I इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और इस +I इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ये जो +I इफेक्ट होता है, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये जो -I इफेक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EDG, EWG। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, कुछ ऑप्शंस है, उसको हमें अरेंज करना है स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ध्यान देना कि यहाँ पे पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। इस तरह का अरेंज वाला जो भी क्वेश्चन होता है ना, उसमें ऑप्शंस दोनों तरह का मिलता है, वो इंक्रीजिंग में भी रहता है, डिक्रीजिंग में भी रहता है। और बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को ध्यान से नहीं देख के बस वो आंसर कर देता है, फिर चाहे इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, जो पहले मिल गया वही आंसर कर देता है। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर डिक्रीजिंग पूछा है तो हमें ये वाला ऑर्डर लगाना है, अगर इंक्रीजिंग पूछे तो हमें ये वाला ऑर्डर लगाना होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का विशेष ध्यान रखना है कि कब इंक्रीजिंग लगेगा, कब डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे सब कार्बोकैटायन है, यहाँ पे सारे एग्जांपल्स जो है वो कार्बोकैटायन का है। और कार्बोकैटायन के बारे में हमें पता है, कार्बोकैटायन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब इसके साथ +I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होगा। अब यहाँ हम देखते हैं,
यहाँ पे CH3, यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है वो हाइड्रोजन का लग रहा है। यहाँ पे एक CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे 2 CH3 इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, यहाँ पे 3 CH3 इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ओवरऑल सबसे ज़्यादा प्लस आई कहाँ लग रहा है? सबसे ज़्यादा प्लस आई यहाँ पे लग रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्लस आई दिखा देते हैं। उससे कम प्लस आई यहाँ पे, इससे कम प्लस आई यहाँ पे, और सबसे कम प्लस आई जो है वो यहाँ पे लगेगा। ये आई को हम आई के साइज़ को डिफरेंट इंडिकेट कर रहे हैं ताकि हमारे लिए ऑर्डर लगाना आसान हो जाए। तो ये सबसे ज़्यादा प्लस आई यहाँ पे होगा, उससे कम प्लस आई यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, और सबसे कम यहाँ पे। तो प्लस आई सबसे ज़्यादा इसमें हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्लस आई जब बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब प्लस आई के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल डी हो जाएगा। तो डी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर क्या होगा? सी, उसके बाद बी, और लास्ट में ए। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी का वो हो जाएगा डी, सी, बी, ए। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ है ड्यूटेरियम और यहाँ है ट्राइटियम। इस तीनों में सबसे अच्छा प्लस आई कौन शो करता है? ट्राइटियम, क्योंकि अभी हम ऑर्डर देखे थे। ट्राइटियम जो होता है वो ज़्यादा अच्छा प्लस आई शो करता है, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। तो ये होता है ऑर्डर। तो हम देखते हैं, ट्राइटियम है यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो सबसे अच्छा प्लस आई ये शो करेगा, तो मतलब यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा होगा, उससे कम प्लस आई यहाँ पे, और सबसे कम प्लस आई यहाँ पे। तो प्लस आई ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा, प्लस आई ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी, बी, ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से क्या है? यहाँ पे प्लस आई लग रहा है हाइड्रोजन का, यहाँ पे प्लस आई इस वाले ग्रुप का, यहाँ पे प्लस आई जो है वो इस वाले ग्रुप का और इस वाले ग्रुप का, यानी 2 साइड से प्लस आई लगेगा, और यहाँ पे 3 साइड से प्लस आई लग रहा है। तो ओवरऑल प्लस आई सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया? सबसे ज़्यादा प्लस आई डी में। तो फिर से ऑर्डर क्या हो जाएगा? डी, सी, बी, ए। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा प्लस आई, उससे कम प्लस आई यहाँ पे, उससे कम प्लस आई यहाँ पे, और सबसे कम प्लस आई यहाँ पे। तो ऑर्डर हो जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन में प्लस आई और माइनस आई दोनों का मिक्स है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन हो उस चीज़ में हमें कंपैरिजन नहीं करना है, जो चीज़ें डिफरेंट हो हमें कंपैरिजन वहाँ पे करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है? यहाँ है CH3, यहाँ है NO2, यहाँ है क्लोरीन, यहाँ है साइनाइड। तो इस चारों में ये प्लस आई शो करेगा, ये माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, वो तीनों माइनस आई शो करने वाला है, और ये प्लस आई। अब ये माइनस आई शो करेगा, ये प्लस आई शो करेगा, तो हम इसके बगल में लिख देते हैं प्लस आई। अब ये तीनों है माइनस आई शो करने वाला, और तीनों में से सबसे ज़्यादा माइनस आई कौन शो करता है? देखो, माइनस आई में NO2 है यहाँ पे, उसके बाद CN है यहाँ पे, और क्लोरीन है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा अच्छा माइनस आई शो करता है नाइट्रो, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद क्लोरीन। तो सबसे अच्छा माइनस आई जो है वो नाइट्रो शो करता है, यानी इसकी माइनस आई इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका माइनस आई जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद माइनस आई जो होगा वो इसका होगा, और सबसे कम माइनस आई इसका होगा। तो माइनस आई जहाँ सबसे ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी वहाँ पे कम होगी, जहाँ पे माइनस आई सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी वहाँ पे सबसे कम। क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि स्टेबिलिटी जो होती है माइनस आई के बढ़ने से स्टेबिलिटी घटती है, और प्लस आई के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर कहीं पे प्लस आई है तो ओवरऑल इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? ए, क्योंकि ए के पास है प्लस आई इफेक्ट, बाकी तीनों में माइनस आई इफेक्ट है। अब हम इस तीनों में कंपैरिजन कर लेते हैं कि इस तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले नाइट्रो सबसे ज़्यादा माइनस आई यानी सबसे कम स्टेबल, साइनाइड बीच में है, और क्लोरीन सबसे कम माइनस आई यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ए के बाद ऑर्डर में क्या आएगा? सी, सी के बाद डी, और डी के बाद बी। बी सबसे लास्ट में आया क्योंकि बी के पास माइनस आई सबसे ज़्यादा है, और माइनस आई सबसे ज़्यादा का मतलब है सबसे कम स्टेबल। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन नंबर 1 जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब हम एप्लीकेशन नंबर 2 पढ़ते हैं जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की।
अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले कार्ब एनायन का मतलब क्या हुआ? कार्ब एनायन का मतलब हुआ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब है अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज़्यादा है तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप इसके पास आए तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। और कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने वाला ग्रुप मिले तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी जो होगी, इसकी स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट के, और इसकी स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और अगर माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है, अगर माइनस आई बढ़ता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर प्लस आई बढ़ा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर माइनस आई बढ़ा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये केस है कार्ब एनायन का, और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से यहाँ पे क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया हमें इस वाले ऑर्डर को ही फॉलो करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ है क्लोरीन, यहाँ है ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये है। अब हम पहले तो ये देख लेते हैं कि कहाँ पे प्लस आई है और कहाँ पे माइनस आई। हाइड्रोजन प्लस आई शो करता है, और बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब जो है वो सब शो करता है माइनस आई। अब सब में से माइनस आई सबसे ज़्यादा किसका है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस आई जो है वो सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन का, और ब्रोमीन के बाद आयोडीन का, यानी आयोडीन का माइनस आई सबसे कम है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? अब स्टेबिलिटी जो है वो माइनस आई के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि माइनस आई जहाँ सबसे ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका हो गया? डी का। डी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। डी के बाद क्या हो जाएगा? बी। बी के बाद क्या होगा? सी। सी के बाद ई, और लास्ट में आ जाएगा ए, क्योंकि ए के पास प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने से स्टेबिलिटी घटती है। तो सबसे पहले जिसके पास नेगेटिव आई था यानी माइनस आई इफेक्ट था, उस सब की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और प्लस आई इफेक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये ऑर्डर हो गया यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? दूसरे क्वेश्चन में फिर से ये पोर्शन जो है, इतना पोर्शन हर किसी में कॉमन है, ये पोर्शन कॉमन है। ये पोर्शन जब कॉमन है तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ है CH3, यहाँ है फ्लोरीन, और यहाँ है NO2। अब इस चारों में क्या क्या है? ये प्लस आई, ये जो है ये प्लस आई है, बाकी सब माइनस आई है। बाकी सब जब माइनस आई है तो माइनस आई के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छा माइनस आई कौन शो करेगा? नाइट्रो। ये सबसे अच्छा माइनस आई, यानी सबसे ज़्यादा माइनस आई। नाइट्रो के बाद फ्लोरीन और फिर क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई का मतलब उसकी विदड्रॉइंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। जब विदड्रॉइंग पावर सबसे ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे डी। डी के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल डी हो गया। डी के बाद क्या होगा? डी के बाद सी, सी के बाद ए, और लास्ट में बी, क्योंकि बी के पास है प्लस आई इफेक्ट, बाकी सबके पास है माइनस आई इफेक्ट। अब तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब दो साइड से यहाँ पे डोनेशन मिल रही है, यहाँ पे तीन साइड से डोनेशन मिल रही है, यानी इस दोनों में है प्लस आई, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम इतने पोर्शन को, ये पोर्शन जो है वो हर किसी में कॉमन है, तो इस पोर्शन को अगर हम कंसीडर ना करें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसका डोनेटिंग इफेक्ट इस पे लग रहा है, यहाँ पे एक CH3 है जिसका डोनेटिंग इफेक्ट इस पे लगेगा, यहाँ पे साइनाइड है और यहाँ पे नाइट्रो है। तो ओवरऑल इस दोनों में प्लस आई और इस दोनों में माइनस आई। अब प्लस आई दोनों में ज़्यादा प्लस आई कहाँ पे? यहाँ ज़्यादा प्लस आई, यहाँ कम प्लस आई, और इस दोनों में माइनस आई तो यहाँ ज़्यादा माइनस आई और यहाँ कम माइनस आई। तो यहाँ हो गया ज़्यादा माइनस आई, यहाँ कम माइनस आई।
और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का मतलब है जहाँ ज़्यादा माइनस आई वहाँ स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर सी के बाद अब यहाँ पे प्लस आई जहाँ कम होगा, प्लस आई के बढ़ने से स्टेबिलिटी घटती है, तो प्लस आई जहाँ कम होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, ए और फिर बी। तो ये ऑर्डर हो गया। तो ये दो एप्लीकेशंस थे हमारे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। बट इसके अलावे भी और भी कई सारे एप्लीकेशन पार्ट हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना।